अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, टेबल पर ना सही ज़बानी कलामी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के माबैन मुज़ाकरात की बातें ज़रूर हो रही हैं। बातचीत की दावत तो दी जाती है मगर उसका एहतमाम नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 की बात उरूज पर है और -1 को लेकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीमा खान जो हैं, उनकी बहन इमरान खान साहब की और वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर आमने सामने आ चुके हैं। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर भी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम तो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर अपोजिशन को मेरे साथ नहीं बैठना तो स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में आ जाएं, मैं आपसे वहाँ बात कर लूँगा, क्योंकि जमहूरियत के लिए बातचीत चलती रहनी चाहिए। मगर ये पैगामात सिर्फ पैगाम देने की हद तक ही महदूद हैं और अमली तौर पर बातचीत होती दिखाई नहीं देती, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन चोर चोर के नारे बुलंद करती है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार इन्हें जवाब देते हैं कि 9 मई और जलाओ घिराव के केसेस में माफ़ी देने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। काश वजारत इंसानी हकूक़ के पास अरबों रुपए की करप्शन के केसेस की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार होता, मैं जवाब दे था। काश फौजी तनसीबात पे तेल छिड़क के आग लगाने की माफ़ी देने का इख्तियार होता 780A में, मैं ज़रूर करता। मेरे भाई हैं, आप देते दरख्वास्त, आप सारा कुछ ये करते। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। यानी हुकूमत की जानिब से साफ इनकार है और कोई माफ़ी नहीं है। और इसी इनकार से मुतालिक हलीमा खान ने पहले ही बता दिया था कि हुकूमत का इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं। ये इमरान खान साहब को कई महीने तक जेल में रखेंगे। इमरान खान को ये रिहा न चाहते, वो इमरान खान के दुश्मन हैं जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। कई महीनों तक नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे। लिहाजा पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तकसीम और धड़ेबंदी का शिकार है और ये तकसीम और धड़ेबंदी उरूज पर है। कोई खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर करने पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कोई बजट रुकवाने वालों को मुखालिफिन के साथ मिलकर साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। और यूँ PTI क़यादत बानी की रिहाई पर फोकस करने की बजाय आपसी इख्तलाफात पर उलझी हुई है और इसी बात का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है कि अपोजिशन के होते हुए भी उनकी राह में कोई रुकावट मौजूद ही नहीं है। ये एक फ्रेंडली अपोजिशन ना सही मगर नुकसान से आ रही, टफ टाइम देने से कोसा दूर रहने वाली अपोजिशन और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हुकूमत इक़्तिदार इंजॉय करने में मसरूफ़ है। इमरान खान साहब की रिहाई और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल एक अहम सवाल है, क्या होगा? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब और उनके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अतर, मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं अगर मगर काश मेरे बस में होता, इस सबसे निकल के जब बात आती है मुज़ाकरात की तो सीम्स लाइक के ना तो हुकूमत के पास बात करने के लिए कुछ है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बात मनवाने के लिए कुछ है। क्या आपको लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा? यही लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार नहीं है, जिस तरह अभी आपने कानून साहब की वो स्पीच भी सुनवाई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं ये किसी की सज़ा माफ़ कर सकूं। ओवरऑल जो हुकूमत के पास इख्तियार है इस वक्त, जो मुल्क के हालात हैं वो भी सारी दुनिया के सामने है। इवन कि अब तो इंटरनेशनल सतह पे भी इस चीज़ का बिल्कुल बरमला एक तरह से इजहार हो रहा है कि हुकूमत इतनी ज़्यादा बाइख्तियार है कि उनसे मिलने के बजाय लोग दूसरों से मुलाकातें होती हैं। तो हुकूमत जितनी बाइख्तियार है वो तो हमें पता है। अब तहरीक इंसाफ के पास देने के लिए क्या है? देखें, अगर आपने हुकूमत को किसी चीज़ के ऊपर राज़ी करना है, मजबूर करना है, तो आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी पड़ेगी। और खुदा न खास्ता कोई ये नहीं कह रहा कि आप बंदे लाएं और इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें। अली अमीन साहब फरमा रहे थे कि गोलियां लेके आएंगे और बंदूकें लेके आएंगे, वो तो इंतहाई नामाकूल बात है। लेकिन ये जो बजट का मामला था जिसका आपने भी जिक्र किया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। इसके ऊपर आप चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर सकते थे, आप एक आर्जी बजट भी लेके आ सकते थे, इसलिए कि आपको एक फाइनेंशियल अथॉरिटी चाहिए कि 30 जून के बाद आगे से आप वेजेस कैसे देंगे, सूबे का निजाम कैसे चलाएंगे। तो आप 15 दिन का 30 दिन का बजट भी मंजूर कर सकते थे, हुकूमत को मजबूर कर सकते थे। जहां तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत माली इमरजेंसी लगा देगी एक ऐसे वक्त में जहां पे हुकूमत आपसे सरप्लस बजट का मुतालबा कर रही है और आपने अच्छे बच्चों की तरह तमाम सूबों से सबसे पहले
तमाम सूबों से सबसे पहले उसको मंजूर भी कर दिया। तो और क्योंकि IMF की कुछ डिमांड्स हैं, ऐसे मौके के ऊपर क्या वफाक सूबाई हुकूमत को खत्म कर सकता है, माली इमरजेंसी लगा सकता है, वो तो मुझे नजर नहीं आता। तो फरवा मुझे यही लगता है कि जो मज़ाहमत की सियासत इमरान खान साहब चाह रहे हैं, जेल से बैठी हुई जो उनकी बाहर लीडरशिप है वो उसके लिए तैयार नहीं है, और उनके फैसले जो हैं वो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के फैसले हैं। ठीक है, वो गालिब का शेर है, उसमें उधार लेती हूँ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। लेकिन खाकवानी साहब लफ्ज़ इस्तेमाल किया मज़ाहमत, मज़ाहमत की ज़रूरत है बाय द वे इस पर्टिकुलर टाइम पे जब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है इन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन बात यह है ना कि अपोजिशन अगर अपोजिशन नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी? फिर तो ज्यादा बेहतर है कि गवर्नमेंट शामिल हो जाए, कोई फायदा भी हो जाए ना। मुज़ाहमत से मुराद ज़ाहिर एक तरह की जो एक एजिटेशन है या सॉफ्ट एजिटेशन है, मुखालफत है, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी है, उन पे वो तनकीद है, उनकी पॉलिसियों का एक नाकेदाना जायजा है, मुतबादिल आप तजावीज़ देते हैं बजट के वाले से और चीज़ों के वाले से। ये तो अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है ना। यानी अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में सब ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो अपोजिशन क्या चुप करके बैठ जाए? नहीं, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था खाकवानी साहब कि होता ये है कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो अभी चल रहा है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो फिर इस तरह पेश आते हैं कि बजट भी पास कर देते हैं, सरप्लस भी दिखा देते हैं, या फिर इस तरह पेश आते हैं कि वाशिंगटन में बाकायदा पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, नारेबाजी भी करा रहे हैं, उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, फील्ड मार्शल के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चला रहे हैं एक्स पर। तो बहुत एक्सट्रीम एंड्स हैं दोनों, माना रवि नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल है जब तक खान साहब पार्टी के लीडर के तौर पर बाहर नहीं है, जेल में है, तब तक ये समझना चाहिए तहरीक इंसाफ एक नहीं है, कई है। उसके अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसे हम कहते हैं हॉक्स हैं, और वो यानी सॉफ्ट चलने वाले भी हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने वाले भी हैं। और मसलन गंडापुर साहब जो है, लमीन गंडापुर साहब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मेरे ख्याल अब तो फिर शक शुबा क्या, ये नवंबर में बिल्कुल उससे भी पहले क्लियर हो चुका था गंडापुर साहब किस तरफ हैं और उनकी क्या उनकी मजबूरी हैं, क्या उनके मसाइल हैं। वो चलेंगे हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, कोई बड़ा खतरा या कोई बड़ा वो एक मोल नहीं लेंगे, मसाइल पैदा नहीं करेंगे, सिस्टम को चलते रहने देंगे। और मेरे ख्याल ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को चलते रहने देने पर मजबूर है। तो वो जो नहीं है तो वो फिर उनको जेलों में बाकी टाइम गुजारना पड़ेगा। तो हालात तो इस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से जब पहले तो वैसे खान साहब से पूछना चाहिए कि आपने उन्हें क्या सोच के वज़ीर-ए-आला बनाया है। मतलब मेरा ख्याल है केपी में शायद एहलियत के एतबार से जो नीचे से अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो बॉटम लिस्ट में ही गंडापुर साहब टच करेंगे उसको। तो वो उन्होंने खान साहब को शायद लगता था कि ये बहुत रेजिस्टेंस वाले हैं, बहुत दलेर हैं, ये क्या है। उनको समझना चाहिए था कि इनके बहुत से पहले ही ऑलरेडी मसाइल हैं इनके, तो इनको नहीं बनाना चाहिए था पहले, इधर कुछ और जरा बेहतर नहीं। दलेर तो वो है, ऐसे पुलिस की नाक के नीचे से 26 नवंबर को कोई 12-24 अजला में से निकल जाए और नजर ना आए और फिर रात जंगलों में गुजारे, तो दलेरी तो है। ये बात ना करें आप खाकवानी साहब, दलेरी तो है दलेरी तो है। लेकिन सिंस वी टॉकिंग अबाउट अली गंडापुर साहब पोजीशन, अतर व्हाई कैंट इमरान खान सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? ज़ाहिर है कि उन्होंने एक गलती माजी में की थी व्हेन ही चोज उस्मान बुज़दार साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, और फिर उनको भुगतना पड़ा, आज तक वो उनके ताने पड़ते हैं। व्हाई अली अमीन गंडापुर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर अभी तक तो इमरान खान साहब ने उस तरह आदम एतमाद का इजहार नहीं किया। उनके साथ गिले शिकवे तो हो सकते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब देखें ना, उसके इलेक्शन से पहले जिन हालात का उनको सामना रहा, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, पूरे मुल्क के अंदर उनको फिराया गया, और मेरे ख्याल में अली अमीन दुनिया का वो वाहिद आदमी है जिसके ऊपर इमरान खान ने फूल फेंके होंगे। अगर आप देखें पूरी दुनिया में जिधर जिधर इमरान खान जाते थे, सारी जिंदगी हमने देखा कि लोगों ने इमरान खान पे फूल फेंके, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अली अमीन वो वाहिद बंदा है पूरी दुनिया में जिसको साथ बैठा के इमरान खान ने उस पे फूल फेंके थे। अब अली अमीन उसका क्या सिला दे रहा है वो एक अलग बहस है, उस पे हम जा सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। अतर अली अमीन गंडापुर साहब को जब चूज किया जाता था, द आइडिया बिहाइंड वाज बिकॉज ही वाज सो क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट, तो समझा जाता कि शायद ये वो कहते हैं मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, बातचीत, बर्फ पिघलने का। बट
हमने देखा कि वो बर्फ तो मजीद पुख्ता हो गई है, वो लगता है कोई बड़े हैवी रेफ्रिजरेटर में डाल दी है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी था। और दूसरा देखे ना, अली अमीन साहब का जिस तरह परसोना है, वो जब कोर कमेटी की कोई मीटिंग हो, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो, इवन ख्वातीन भी बैठी हो, वहां पे उनकी जुबान से जो मोती झरते हैं वो भी दोस्त रिपोर्ट करते रहते हैं। तो वो यही था कि शायद ये जो है बड़े एग्रेसिव होंगे, तो और उन्होंने बातों की हद तक तो सब कुछ किया, लेकिन अमली तौर पे जहां पे वो स्टेप्स ले सकते थे वो उन्होंने नहीं किए। अब इस मुलाकात को ही देख लें, गुज़िश्ता रोज वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पहुंच गए। हाँ। ऐसा तो हम गोविंदा की फिल्मों में देखते होते थे कि गोविंदा अचानक अदालत में आए और कहे माय लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए। आप एक सूबे के वजीर आला, लेकिन गोविंदा के कभी इतने खूबसूरत बाल नहीं थे अतर। जरे मतलब के पर देखे ना कि आपके पास एडवोकेट जनरल साहब है, मुल्क के माया नाज वकील आपकी आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन कैसे दायर की जाती है, या फिर आप अदालतों में पहुंच के इंसाफ मांगते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अली अमीन साहब पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन हमेशा देखें, सियासत के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता फरमा, समटाइम देयर ग्रे एरियाज होते हैं। उनको देखें ना, वो उनकी अगर आप बात सुने तो वो ये कहते हैं कि इमरान, इस मुल्क में आइन और कानून की तो कोई अमलदारी नहीं है। आज ही आप देख लें, जो अलकादर ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता रोज नैब ने नया प्रोसिक्यूटर नामजद कर दिया एक दिन पहले, और अब कहा गया कि जी उसको तैयारी की जरूरत है। बाकी मखसूस नशिस्तों के साथ जो हो रहा है वो भी हमारे सामने। तो वो ये कहते हैं अगर इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म कर दी तो इस वक्त तो कोई अदालत भी ऐसी नहीं है जहां से हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम तो इमरान खान के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि प्रोटेक्ट करते करते भी अंदर कुछ सिस्टम के रहते हुए भी वो कुछ ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिसमें हुकूमत पे प्रेशर पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पीटीआई वो मुझे अली अमीन गंडापुर साहब करते हुए अभी तक नजर नहीं आया। क्योंकि होता ये है कि जब आप, यू वेरी राइट अबाउट इट, क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी को अपनी कमजोरी नहीं देते तो फिर वो उसको मिसयूज नहीं कर पाता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये है, या यूं कह लूँ ये आयरनी है इस जमात की, कि जब से अली अमीन गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बने केपी के, वो कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं कि गवर्नमेंट उसे पोलिटिसाइज करती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई अहम इजलास होता है, सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हो, फ़लस्तीन के हवाले से हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे बिल्कुल ही माइनस कर देती है। वहाँ पर वो अकड़ जाते हैं जहाँ पे अकड़ना नहीं बनता। बेसिक मुतालबा जो कि इंस्टीट्यूट की तरफ से है, DGISPR ने कह दिया कि माफ़ी मांगे 9 मई पर, जिस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं किस चीज़ की माफ़ी। तो जब गवर्नमेंट ये बात करती है कि आए बैठे बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या सोच के बात करती है? क्योंकि माफ़ी वाला जो सीन है वो तो इनएविटेबल लग रहा है। देखिए, मैं अभी आपने पहले भी बात करी थी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की। मेरे ख्याल है, मेरा अब ये ख्याल है, पहले नहीं था लेकिन अब पिछले साल 1.5 साल से मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की एक बड़ी वजह इमरान खान साहब का अपना स्टांस भी है, और जो बेलचक स्टांस है, और वो कई चीज़ों पे, और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हिकमत से काम नहीं लिया। मतलब मेरा यही ख्याल है, मेरी ज़ाती राय में, ये जो पाक इंडिया जो जंग का मौका था, इस मौके पे तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए था और बड़े भरपूर अंदाज में एक हमायत करनी चाहिए थी। आप कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया वाली, या फिर जो ईरान और इजराइल वाली? क्योंकि उसमें तो उन्होंने, हमारे ऊपर तो पाक इंडिया जंग का ही असर हुआ ना। ठीक। उसमें वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया खान साहब ने, और तहरीक इंसाफ ने कई मौके ज़ाया किए। तो और वो उन्होंने अपना एक स्टांस बहुत ही सख्त और बहुत ही बेलचक सही रखा। 9 मई के वाले से भी इसको मेरा ख्याल है हल निकाला जा सकता था, दरमियान में कोई ना कोई चीजें निकाली जा सकती थी। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की जाए, खासतौर पर नौजवान जो कारकुन हो गए थे, नहीं एक लंबी जंग है और ये है और मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग तो बाहर बैठे हैं, आजाद हैं, मजे से हैं, तो वो बेचारा 2 साल से अंदर बैठा है जेल में, और दूसरे लोग वगैरह जो बाकी जब तक खान साहब का मामला हल नहीं होगा उस वक्त तक एजाज चौधरी वगैरह और मियां महमूद रशीद और बाकी लोगों का भी मसला हल नहीं होना, महफूज शाहमद कुरैशी का भी हल नहीं होना, सबने जेल में पड़े रहना। तो वो, लेकिन वो कहते नहीं जी हमने कुर्बानी देंगे और एक लंबी जंग है और सिविल सुपरमेसी और ये वगैरह वगैरह। तो वो पीटीआई का जो है ना, मेरा ख्याल है उसकी बहुत बड़ी वजह जो इनकी अपनी ही मसाइल की है, और हुकूमत जो भी बात करती है मिलके बैठे, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, और उनका मकसद ये होता है कि थोड़ा सा इनको टेंशन, थोड़ी सी पॉलिटिकल टेम्परेचर कम किया जाए, और ये साथ आके बैठेंगे तो फिर इंगेज हो जाएंगे और क्या कहेंगे। उन्हें पता है कि मुज़ाकरात में पीटीआई को फंसाना, उलझाना आसान है, मामला लंबा हो जाता है, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने लोग हैं, हुकूमती कैंप में जो लोग हैं, तो वो एक पॉलिटिकल एक गेम के तौर पे होती है। तहरीक इंसाफ सियासी स्ट्रेटजीज के हवाले से बहुत मेरे ख्याल में काफी गलतियां हुई हैं, गलतियां हो रही हैं, और इन गलतियों में मुझे ब्रेक का काजर, इन गलतियों में जो मेरे नज़दीक एक बहुत गलती बड़ी है
वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके एक्स को बड़ा मिस यूज़ किया जा रहा है फॉर सर्टेन रीजंस, और ये शायद बात उनको पता है, इसका इदराक है या नहीं है, लेकिन होना चाहिए। कुछ पोजीशंस आपको ऐसी लेनी चाहिए जिससे आप बर्फ़ पिघलाने की तरफ जो है वो पहला कदम उठाएं। वो क्या गलतियां हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से निकल कर बाकी जो सवालात हैं वो भी अपने मेहमानों के सामने रखूँगी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। गलतियों का जिक्र कर रहे थे और मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम इमरान खान साहब एक्स हैंडल के वो कुछ ईरान इजराइल जंग के ऊपर को तबसरा करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं था। ज़हीद काई साहब हमें ज्वाइन कर चुके। काई साहब, वैसे तो वाइंड अप करना चाह रही थी मैं इस टॉपिक को, लेकिन पहले आप अपनी इस पर राय दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं इमरान खान साहब, और जो उनके आपसी इख्तलाफात हैं वो उलझे जा रहे हैं पार्टी के। देखिए, क्या गलती और क्या ना गलती, आपने उनको कॉर्नर किया हुआ है और फिर उनको आप जो है वो विक्टिम, वो एक तो वो विक्टिम है और फिर हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि जी तुसी गलती की कर रहे हो। मेरा मतलब ये ऐसे ही है ना कि जैसे बंदा जंगल में जाए और आगे से शेर आ जाए तो बंदे से पूछे तुम क्या गलती कर रहे हो, देखिए ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी क्रूअल क्वेश्चन कि जी ये वो क्या गलती कर रहे हैं। उनको मैदान में छोड़ो, खोलो, आए सामने लड़े आपसे, अब इलेक्शन लड़े, हारे, जीते, आप समझते तो नहीं है क्या कि पाँच दिन उनकी बहनें बाहर खड़ी रहती हैं। उस मौके पे कि जब आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस ओहदे पर पहुंचने पर कोई थोड़ी चले मुबारकबाद ना सही, आप कोई हौसला शिकनी वाली बात ना करते, वहाँ पर गलती कर दी आपने, उनको जंगल का बादशाह बोल दिया, आपने बहन से कहलवा दिया, ट्वीट करवा दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब उस मौके पर कि जब अमेरिका में फील्ड मार्शल मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट डिज़ाइन किया जाता है जिसे लीड करते हैं शहबाज गिल साहब जो कि मुल्क से भाग गए हैं, मोहित पीरज़ादा साहब जो कभी सहाफ़ी हुआ करते थे वो ट्वीट्स ऐसी करते हैं, फिर और यूट्यूबर्स इसमें शामिल होते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर सुन लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्ग्यूमेंट है मेरा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे डिनाई भी नहीं करती है। मेरी बात सुने, मैं कुछ स्पोक्स पर्सन नहीं हूं उसका। पहली बात तो ये है कि एक बंदा उधर बैठा हुआ है और उसको बहनें नहीं मिल पा रही, उसकी मर्जी के बंदे नहीं मिल पा रहे, तो हाउ कैन ही डायरेक्ट एनी प्रोटेस्ट अब्रॉड। दोबारा इस इशू पे काजी साहब आपकी तरफ हूँ। अतर मुझे बताइएगा, एक और भी शख्सियत हैं जो कि सुनने में आ रहा है काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं। 2018 के इलेक्शन में भी खैर उन्होंने मुतहरिक होकर काफ़ी जलवे दिखाए थे, उनके हेलीकॉप्टर ने, जहाज़ ने, जहांगीर तरीन साहब। सुनने में आ रहा है जहांगीर तरीन साहब इज़ अप टू समथिंग, और शायद पंजाब से कुछ MPs MNAs को निकाल के कहीं ले जाया जाए। ये कहाँ ले जाने की तैयारी हो रही है और कौन सी जमात आपको लगता है कि टारगेट पे है? परवा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, पर फिर भी कम निकले। ये जहांगीर तरीन साहब किसी जमाने में ATM होते थे, ये कहा जाता था कि जी ये तहरीक इंसाफ को तो ये ATMs चलाते हैं। उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान जमात बनी और उसके साथ जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में सारे अरसे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मुतासिर हुई तो जहांगीर तरीन साहब की साख थी। अब वो किधर जा रहे हैं या किधर नहीं जा रहे, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इतना इंपॉर्टेंट किरदार है। जिन्होंने उनके साथ इतने ज्यादा लोगों को शामिल करवाया, सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हो सका। तो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के एक वोट में इजाफा हो जाएगा पंजाब में, इससे ज्यादा और क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा वो मुझे नजर नहीं आ रहा। फिलहाल मुझे लगता है कि जो भी सियासत हो रही है, चाहे सेंटर की हद तक हो, पंजाब की हद तक हो, उसमें जो मेन किरदार हैं वो यही हैं। जो नून लीग इधर है, उधर PTI है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है वो आपका एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है। तो किसी एक शख्सियत के इधर आने से या उधर जाने से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने लोग तुड़वाने हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है, पर एक किसी बंदे का किरदार मुझे इतना इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब अगर अपना जहन बना लेते हैं, पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, तो शायद पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत उस पर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उनकी सियासत प्लस माइनस यही हो सकता है कि अभी पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में 669 वोट हैं वो 680 हो जाएंगे, यही फर्क पड़ेगा पूरे पंजाब में, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं। ठीक, चले ठीक है। अच्छा, वैसे ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी देर से गायब ही हो गया मंजर आम से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
चलें इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार होना चाहिए था, जो कि कम अज़ कम बीइंग अ सहाफ़ी हम एक्सपेक्ट करते थे बजट के टाइम पर, खाकवानी साहब, हमने तो पिछले बजट में देखा थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लिया, इस बजट में तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं थी। समझ आ गई है उनको कि अब की बारी नहीं जरदारी, क्या हुआ क्या है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को आगे बढ़ाना चाह रही है। बिलावल भुट्टो साहब को थोड़ी सी मिली भी है, अब उनको बाहर भेजा गया है वहाँ डेलीगेशन के साथ। वो वैसे बाय द वे मैं पर्सनली उसको अप्रिशिएट करती हूँ, वो एक अच्छा मूव था। हाँ, बिलावल भुट्टो को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप तो वैसे भी स्मार्ट हो गए हैं और वो इटालियन हीरो लगते हैं, जिस तरह उन्होंने बाल भी पीछे बनाए होते हैं, गॉडफादर मूवी वाली। एग्जैक्टली ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी अल पचीनो है? आप चाहें तो कह सकती हैं। तो पीपल्स पार्टी की असल पॉलिटिक्स सिंध की ही है और उसी में वो अपने उनका फोकस है, और उसमें आप जानते हैं कि उसमें ज्यादा अब देखें ना, अपने इश्यूज पे वो कितने सेंसिटिव हैं। वहाँ पे जब कैनाल का इशू हुआ तो उस पर उन्होंने अल्टीमेटली अपनी बातें मनवाई उन्होंने। तो सिंध के हवाले से जब होगा पीपल्स पार्टी अगर नून लीग सिंध में मुदाखलत करे या कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश करे, तो फिर वो बहुत शिद्दत से रिएक्ट करेगी। नहीं तो उनको बाकी मामलात में देखें, वैसे भी जब से ये बनी है, जो बजट के लिए भी जो है वो भी एक ड्रामा सा लगता है। मुझे तो खुशी है कि जब वो ड्रामा करने की कोशिश नहीं की, कि वो आपको बहुत ही बुरा लगता है। ऐसे लगता है कि हम सबको एक बेवकूफ बनाने का एहसास बड़े यानी खुले अंदाज में बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो ज्यादा ऑड लगता है। तो मेरा ख्याल है अच्छा है कि वो चूंकि एक ही साथ मिलके चले हैं, उनको जो लेकर आए हैं। यानी सीम्स लाइक खाकवानी साहब आप बिल्कुल मुतमईन है कि चलें, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई रखना नहीं डाला तो सही किया, रखना डाल के भी क्या कर लेते हैं। लेकिन सईद काजी साहब, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी बहुत ही खामोश हो चुकी है जब से हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ? उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नून लीग की पोजीशन जो है वो बड़ी मुस्तहकम होती जा रही है और पीपल्स पार्टी इज़ फीलिंग कॉर्नर्ड अ बिट, या इसलिए खामोश हो गए? जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, वो फारग हो चुकी है। जिस पीपल्स पार्टी से मुतारफ था मैं, और जिसने हमें बड़ा इंस्पायर किया था 68-69 की मूवमेंट में, उसका साना इर्तिहाल कब का हो चुका है। ये उसकी कोई शैडो भी नहीं है, ये उसका कोई ख्वाब भी नहीं है जो आज पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। हमारे सारे दोस्त हैं इसमें, और मेरा ख्याल आखिरी वोट भी मैंने इसी पार्टी को डाला होगा, मगर जब डाला था तो मैं ये कह रहा हूं कि देखे पार्टी पूटी खत्म हो गई, अब खेल खत्म है। ये आपकी लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो आज के ऐद में और हर जगह, सिर्फ हम यहाँ नहीं, हर जगह जो है वो तारीख के कब्रिस्तान में इट इज बीइंग बैरिड ग्रेजुअली, मे बी इट हैज बीन बैरिड इनटू इट। वो डाइकॉटमी ऑफ पावर होगी, बार बार इलेक्शन होंगे, उसमें से हीरे निकल कर आएंगे, तो ना कोई हीरा आया और ना कोई, मैं अगला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो होगा। तो बात ये है कि लेकिन आप दाद दें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ दैट ही इज सेइंग कि मेरे वजीर आजम बनने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत बड़ा मार्का है ये। देखिए, मैं लेट मी बी, देखिए मैं उनका बड़ा मुतरफ हूँ, उन्होंने वजन बड़ी तेजी से कम किया है, मगर उसके साथ जमहूरियत का वजन भी बड़ी बुरी तरह कम हुआ है। मैं आप बस यार, डू यू थिंक कि ये सारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, ये डेमोक्रेट्स हैं, ये जो सब लोग हैं, जितनी बुरी तरह आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है इसने कैपिचुलेट किया है, जिस तरह से ये फारग हुए हैं। तो भाई मुझे अगले दिन मिले कुछ दोस्त, मैंने कहा यार एक सुना है एक हमारी जमहूरियत हुआ करती थी, उसमें जो है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, इधर एक जुडिशरी हुआ करती थी और वो उसके बाद बड़ी ऑल पावरफुल थी, और उसके बाद एक पार्लिमान भी थी और ये भी था। बस उनकी निशानियां सी रह गई है, बाकी क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि और ओपनली जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अगले दिन बयान दिया, उसको वो बड़ा मैं सीरियसली लेता हूं, बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं वो। तो बात ये है कि उन्होंने खुद कह दिया कि भाई खत्म। तो फिर पाओ कौन सी पार्टी, क्या पार्टी, ओहदों से चिमटना है और उसके साथ हम बैठे हुए हैं, स्ट्रगल। अब आप ये सारा आपका पावर स्ट्रक्चर जो है वो टॉपसी टर्वी हो चुका है। बाकी ये सिंबॉलिकली बैठे रहे। गाड़ी देखे ना, गाड़ी जब चलती है तो झंडा तो हिलता है, वो हिलेगा, गाड़ी चलेगी, तनख्वाहें भी मिलेंगी, बल्कि 6 गुना ज्यादा तनख्वाहें मिलेगी, फंड्स भी वजारतों को मिलेंगे। इफ यू थिंक दिस इज डेमोक्रेसी, तो मेरे ख्याल में फिर हम क्या करें। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह का सिलसिला
है, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ दिस, क्योंकि इससे अब निकलना कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये जो प्राइवेटली हमसे दोस्त बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, और हम वो चले हम उन्हें कोर्ट तो नहीं कर सकते, तो मेरा मतलब है कि इन्होंने मिलजुल के डेमोक्रेसी का जनाजा तो खुद पढ़ाया आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ क्या थी, स्ट्रगल्स हुआ करती थी, यहाँ मार्शल लॉ लगे, ऐसी ऐसी हुर्रियत की दास्तानें रकम हुई कि क्या क्या लोग थे जो कोई सूली झूल गया, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या है, वो क्या था कि सभी को मसलियत कोशी हुनर लगने लगी है, सरों पर गुबारे राह गुजर शायद ना आए, और कफस में आबो दाने की फरावानी बहुत है, असीरों को ख्याल बालों पर शायद ना आए। तो अब तो क्या है कि अब कफस में बैठे हैं, आबो दाना बहुत है, खा पी रहे हैं, इधर बैठते हैं, कभी हम दुबई की अपनी रेजिडेंस में चले जाते हैं, वहां कोई मौसम अच्छा नहीं लगता, दिल घबराता है, तो हम कहते हैं लंदन चले जाते हैं, और घूम फिर के फिर यहाँ आके विक्ट्री साइन बनाते हैं और आके चुप कर बैठ जाते हैं। तो वेयर इज डेमोक्रेसी? आई वुड लाइक टू बी इंट्रोड्यूस टू इट नाउ। इट्स नोवेयर, इट्स ओवर। एंड जब वजीर दिफा कह देते हैं कि भाई ये है जे कर लो, जो करना चाहिए, नहीं तो बस है ही साढ़े को। सो मेरा ख्याल में लेट्स नॉट डिस्कस इट। हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि अब ये जो नया पावर स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारी मैशत कहाँ खड़ी है, इस मैशत को हम किस नहज पे लेके आए हैं। ये हमें ये बात करनी चाहिए कि जो हमारा वाहिद जरिए रोजगार है और वो कर्ज है और रोल ओवर्स हैं, ये कब तक चलेगा? हाँ, वेयर आर वी? लेकिन इन तमाम स्टेबल चीज़ों के लिए आपको एक स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट चाहिए, एक स्टेबल ऑपोजिशन चाहिए, और एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। और मेरा ख्याल से जब तक ये नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है कि हम ये जो रियल टाइम इश्यूज़ हैं इन पे तभी डिस्कस करेंगे जब ये हम इन इशू से बाहर निकलेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जिक्र हो जाए अपने पड़ोसियों का भी थोड़ा बहुत। अतर SCO का इजलास चल रहा है और हमने देखा कि जो राजनाथ साहब हैं वो काफ़ी सीखपा हो गए। आई डू नॉट कॉल हिम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई कॉल हिम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, विच ही प्रॉबली ऑलवेज प्रूव्स। तो मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी पहलगाम का अगर जिक्र कलेक्टिवली नहीं होगा तो फिर हम साइन नहीं करेंगे, मैं साइन नहीं करूंगा। और फिर हम देख रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि देयर मस्ट बी और देयर शुड बी ए मीटिंग इन बिटवीन ख्वाजा आसिफ एंड राजनाथ, विच इज़ प्रॉबली नॉट, मतलब सर्टेन नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया के साथ दरियाओं का मामला है, कश्मीर का इशू है, और ये वाकई रियल टाइम इशूज़ हैं, इन पे क्यों अभी तक रेजिस्टेंस शो की जा रही है भारत की तरफ से? में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जिस किस्म की उन्होंने हरकत करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे अटैक किया, आगे से फिर जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, दुनिया उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनके राफेल भी गिरे, पाकिस्तान ने मिलिटरीली भरपूर तरीके से उनको जवाब दिया, और उसके बाद से हालात तब्दील हो गए हैं। अब मोदी साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए अपने लोगों को दिखाने के लिए क्या है? आपने राफेल अपने गिरवा दिए, आपने पूरी दुनिया में अजीमत का आपको सामना करना पड़ा। आपकी जो कश्मीर पॉलिसी है वो टैटर्स में है। आप कहते थे कि कश्मीर हमारा अटूट आ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम नाश्ते पे, दोपहर के खाने पे, जब भी उनको मौका मिलता है वो कश्मीर का जिक्र कर देते हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ कर देते हैं, वो कह देते हैं आई लव पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें कोई मोदी साहब के लिए हजम करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे तो पूरी इस चीज के लिए जहनी तौर पर मैं तैयार था। कल से लोग कह रहे थे कि शायद वहां पे कोई आइस ब्रेक हो जाए, पर मुझे वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने इसी किस्म की हरकत करनी है अपनी अजीमत को मटाने के लिए। यही वो भारतीय मीडिया सुबह से रिपोर्ट कर रहा है कि देखें जी उन्होंने साइन नहीं किया। आप बेशक साइन ना करें, लेकिन पाकिस्तान की इसमें सफारती जीत तो है ना कि जो SCO का एलामिया आया उसमें बलोचिस्तान का जिक्र है, लेकिन आपने जो मर्जी कोशिश, जो जितनी मर्जी कोशिश कर ली, पहलगाम का उसमें जिक्र नहीं था। उसमें जिक्र क्यों नहीं था फरवा, ये समझना भी जरूरी है। क्या आपने कोई एविडेंस दिया? यहाँ पे जब हमने हमारे DGI PR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भारतीय अफसरान की ऑडियो सुनवाई, अफसरान के नाम लिए, उनकी यूनिटों का बताया। अगर पाकिस्तान जो है मुबालगा कर रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है, इंडिया इसको काउंटर कर ले। हमने कम से कम सबूत तो दिखाए ना उन्होंने कोई उसको काउंटर भी नहीं कर सके। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया उनके पीछे आके खड़ी हो जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने इसको बड़ा अच्छा प्रेजेंट भी किया, डिफेंड भी किया SCO में, और उन्होंने टेररिज्म पे बड़ा डिटेल में बताया भी। लेकिन आमिर खान कुमारी साहब, क्विकली मुझे बताइएगा कि क्या फिर भी खित्ते में अमन के लिए फिर भी कोई बात हो सकती है थ्रू अमेरिका?
देखिए अब तो ये बात खासतौर पर ईरान इसराइल जंग के बाद तो सच्ची बात है, अब यकीन इस पर मजीद हो गया है कि अमन भी ताकत के जरिए ही कायम होगा। पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान की हर जगह इज्जत बन रही है और इंडिया के लिए बुरे वक्त ही हैं, हर जगह से इनको हजीमत उठानी पड़ रही है, यहाँ पे भी इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी और हर जगह हो रही है। और बल्कि मैं कल देख रहा था, अभी आपने कल खबर सुनी होगी, न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेट जो ज़ोहरान ममदानी जीती है उन्होंने, हाँ जी ज़ोहरान ममदानी। अच्छा, वो उनका बैकग्राउंड पीछे गुजराती बनता है, उनके वालिद गुजराती इंडियन युगांडा की और वालदा भी पंजाबी है, मीरा नायर। लेकिन मैंने अच्छा वो इस वक्त ऐसे लग रहा है, बजाय इलेक्शन नवंबर में होना है, लेकिन लगा ऐसे रहा है कि ये न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान भी और एक साउथ एशियन भी और एक गुजराती मेयर होगा। लेकिन मैंने उसकी जो पढ़ने आज मैं उसकी चीजें देख रहा था, उनके बयान और सर्च कर रहा था इस पे, तो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी बात कि उसके बहुत ही सख्त बयान इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, गुजरात कहते रहे और बहुत ही सख्त स्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने कहा ये लेकिन न्यूयॉर्क अगर पहला मेयर बन भी जाएगा तो वो भी एक एंटी बीजेपी होगा, एंटी मोदी होगा। तो उनके लिए बुरे वक्त ही हैं, उनको चाहिए कि अमन होना चाहिए, खित्ते में कायम होना चाहिए। लेकिन ये थ्रू अमेरिका हो पाता है नहीं हो पाता, मेरे ख्याल है अमन हमें अपनी ताकत से और कुव्वत से ही कायम रखना होगा। हमें अपनी कुव्वत साबित की है, अपनी कुव्वत में मजीद हमें इजाफा करना होगा, उसे मुस्तहकम करना होगा। ये ईरान इसराइल जंग ने तो साबित कर दिया, तो बाकी तो सब बातें ही हैं। सिर्फ आपके पास ताकत है तो अमन भी है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी को बता सकते हैं कि आप मौजूद हैं तो फिर दुनिया आपकी मौतरफ भी होती है। काजी साहब, आपका क्या इस पे मौके पे? बाय द वे, ज़ोहरान ममदानी के ऊपर जो है वो इंडिया इतना सीखा हुआ है कि वो उसको बजाय इंडियन मुस्लिम रिप्रेजेंट करने के वो कह रहे हैं ही लुक्स मोर पाकिस्तानी देन इंडियन। चलें, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, इज़ अ मुस्लिम, अनलेस के वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिक्स आड़े आ गई है। काजी साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो रजीम अभी इंडिया में है, इसके होते हुए कोई हो सकती है? इन दो मुल्कों के दरमियान जो है वो ना हमारे साथ लड़ने के अहल हैं, ना हमारे साथ दोस्ती के अहल हैं। बात यह है कि दो बड़ी बातें हुई हैं क्वाइट रिसेंटली। एक बड़ी बात ये हुई है कि ये जो इंडिया का था ना, एक बड़ी हाइप थी कि ताकत बन के उबर रहा है, और वो सारी मलमसाजी ख़त्म हो गई और बिल्कुल अंदर से जो खोखलापन था उसकी रियासत का, उसकी मैशत का, जो सिर्फ अरबपतियों की जो है लिस्टें छाप के तो तरक्की मापते थे, वो फारग हो गए। हाँ, अदानी ने बड़ी तरक्की की है, अंबानी ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ये जो अमेरिका के साथ जो ईरान में हुआ है वो वहाँ भी हमने पावर की लिमिटेशन देखी, और इसराइल को भी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ही जवाब है, हमें ताकतवर होना चाहिए जो हमने उनके साथ किया। आइंदा अगर उन्होंने जुर्रत की तो हम फिर दोबारा यही करेंगे, इससे ज़्यादा सख्ती से करेंगे, ताकि वो इस तरह की ग्रास वायोलेशंस ना कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखिए, अगर मोदी हमसे दोस्ती करेगा तो उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, उसके पास पाकिस्तान दुश्मनी बेचने के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप दोस्ती करने की कोशिश कर लें, एज लॉन्ग एज दिस काइंड ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स इन प्लेस एंड दीज पीपल आर एट द हेम ऑफ अफेयर। लोगों को रोटी पानी तो दे नहीं सकते, पाकिस्तान की नफरत भेजते हैं हर इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में बात ठीक है, चलाते रहें जब तक चलता है। हाँ, बस ये ख्याल रहे कि हम उन्हें ये बावर करा दें जो हमने बावर करवाया है कि इफ़ यू कम अगेन हम ज्यादा सख्ती से आपसे पेश आएंगे, और मेरे ख्याल है उन्हें ये मैसेज मिल गया है। जी फरवा, ठीक, चले, थैंक यू सो मच। वो अतर ने एक बात कही थी, उस पर लाइटर नोट पे एंड करते हुए चली जाती हूँ, और वो ये थी कि अतर ने बताया कि ट्रंप साहब कह रहे थे आई लव पाकिस्तान। तो चलें, शुक्र करें यार कि आई लव मियाँ साहब के अलावा भी हमने आई लव पाकिस्तान को सुना, कोई लव कहीं और से भी आ रहा है। थैंक यू सो मच अतर काजमी साहब, आपका भी, सईद काजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आमिर खां अखवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।